हेलो फ्रेंड्स, सेक्शन 80 CCD डिस्कस करेंगे आज। मैंने अपने ऑफिस में एक फ़ाइल इसकी प्रॉपर क्रिएट करी थी। हमारे ऑफिस का यहाँ पर वाटरमार्क भी लगाया, क्योंकि सर ने मुझको बोला था कि भाई इसको देखो, डिटेल में करो, डिस्कस, अंडरस्टैंडिंग करो इसकी। तो मैंने प्रॉपर इसकी एक फ़ाइल बनाई है और सारा यहाँ जो मटेरियल लिखा हुआ है वो सब हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस CBDT उसकी वेबसाइट से मैंने उठाया और तब उसको यहाँ पर फिर अंडरस्टैंड करके यहाँ पे किया है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। 80 CCD है क्या? 80 CCD जो है, जैसे कि 80 CCD 2 न्यू टैक्स रिजीम में इसका डिडक्शन मिलता है इसके अगेंस्ट। तो स्टार्टिंग से देखते हैं 80 CCD 1 से लेके 6 तक। 80 CCD 1 सबसेक्शन 1 से लेके सबसेक्शन 6 तक देखते हैं हम क्या है ये और अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये PDF अगर आपने एक बार ध्यान से इस वीडियो को देख लिया, PDF को यहाँ पर अच्छे से रीड कर लिया ना, बहुत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगी। ठीक है। 3 घंटे लगाकर बनी है PDF, 3-4 घंटे लगाकर, तो कुछ मिलेगा बहुत अच्छा, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 80 CCD इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 सबसेक्शन 1 पहले देखेंगे हम क्या है। 80 CCD सबसेक्शन 1 जो है, वेयर SSC इंडिविजुअल ओनली एम्प्लॉयड। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर SSC और केवल इंडिविजुअल SSC, ठीक है, जो कि एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। एम्प्लॉयड कहाँ पर? एम्प्लॉयड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर। इसका मतलब है कि जहाँ जो एक SSC है ओनली इंडिविजुअल, जो कि एम्प्लॉयड है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर अदर एम्प्लॉई है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, और या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, मीन्स अदर SSC, एनी अदर SSC हु इज़ नॉट एम्प्लॉयड, मतलब जो एम्प्लॉयड भी ना है, जो एम्प्लॉयड भी ना हो, वो भी, भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ना हो, अदर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय ना हो, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो वो। तो ये जो एम्प्लॉय है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर अदर एम्प्लॉयर का हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, भले ही एम्प्लॉय भी ना हो, वो पे करता है या फिर डिपॉजिट करता है एनी अमाउंट इन हिज अकाउंट अंडर ए पेंशन स्कीम। तो वो डिपॉजिट करता है कोई अमाउंट, एनी अमाउंट अंडर ए पेंशन स्कीम नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो जो है पैसा डिपॉजिट जो कर रहा है, अब वो कोई भी हो सकता है, किसी प्रकार का एम्प्लॉय हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, वो पैसा डिपॉजिट कर रहा है अपने अकाउंट में। वो अकाउंट कौन सा है? पेंशन स्कीम का अकाउंट है या फिर नोटिफाइड, जो कि नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, अंडर ए पेंशन स्कीम। कोई भी पेंशन स्कीम है जो कि यहाँ पर नोटिफाइड करेगी गवर्नमेंट या नोटिफाइड कर रखा होगा, अब अभी कर रखा है फिलहाल NPS नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो नोटिफाइड पेंशन स्कीम अकाउंट है। तो उन अकाउंट में पैसा जो डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो ये उन अकाउंट में पैसा डालेंगे अंडर पेंशन स्कीम जो कि नोटिफाइड करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उन अकाउंट्स में ये पैसा डालेंगे, डिपॉजिट करेंगे, तो क्या होगा? द SSC शैल बी अलाउड फॉर डिडक्शन। तो SSC को डिडक्शन अलाउड होगी इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो जब वो उसका टोटल इनकम कंप्यूटेशन होगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जब उसका होगा, तो उसमें उसको डिडक्शन मिलेगी। कितनी मिलेगी? विच इज़ लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ होल ऑफ द अमाउंट सो डिपॉजिटेड। ठीक है, जितना भी अमाउंट डिपॉजिटेड करा है, और 10% ऑफ हिज सैलरी। ठीक है, सारा अमाउंट जितना भी उसने डिपॉजिट करा है या फिर 10% ऑफ सैलरी, उन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो डिडक्शन यहाँ पर मिलेगी।
जैसे मान लेते हैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा है, उसने यहाँ पर नोटिफाइड पेंशन स्कीम में डिपॉजिट किया है 1 लाख रुपीज़। ओके, अब उसकी सैलरी तो मिल नहीं रही, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो तो सैलरी तो मिलेगी नहीं उसकी, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो उसका ग्रोस टोटल इनकम होगी ना GTI, उसका 20%, ग्रोस टोटल इनकम का 20%, जब हम उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं पाँचों हेड से ऐड करने के बाद, पाँचों हेड की इनकम ऐड करने के बाद ग्रोस टोटल इनकम आती है, तो ग्रोस टोटल इनकम का 20% ले लेंगे, वहाँ पर 10% उस केस में नहीं आएगा। तो एक बार और फिर बताता हूँ कि उस बंदे को जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है, एम्प्लॉय हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकता है, कैसा भी एम्प्लॉय या बंदा सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्यों ना हो, वो यहाँ पर अगर डिपॉजिट कर रहा है पेंशन स्कीम में नोटिफाइड जो कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उस SSC को यहाँ पर अलाउड होगी डिडक्शन, कौन से सेक्शन में, 80 CCD 1 में। और कितनी अलाउड होगी, लोअर ऑफ होल अमाउंट, जितना उसने पैसा जमा किया है, या फिर 10% ऑफ सैलरी, जो भी लोअर होगा, या फिर सैलरी वाला बंदा नहीं है तो उसका 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, ठीक है। तो उस केस में सैलरी तो मिलेगी नहीं उसे, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में उसकी ग्रोस टोटल इनकम का 20% ले लेंगे। उस केस में फिर हम कंपेयर करेंगे 20% से और होल ऑफ द अमाउंट से, जो भी लोअर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए अब 1 लाख रुपए जमा किया बंदे ने, लेकिन उसका 20% है ग्रोस टोटल इनकम 80,000, ठीक है, तो उसको यहाँ पर 80,000 मिलेगा, 1 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 80 CCD 1 में इसको मिल जाएगा 80,000 का डिडक्शन। ओके, क्योंकि वो लोअर है 1 लाख से, तो जो इतना जमा करेंगे, जितना हमारा 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम जो भी लोअर होगा उससे आएगा, उसमें उतना डिडक्शन मिल जाएगा। और सैलरी के केस में तो सिंपल ही है, 10% ऑफ सैलरी और जितना हमने जमा किया है, डिपॉजिट किया, विच एवर इज लोअर। ओके, आगे इसमें जो है सेक्शन 80 CCD 1B आ जाता है, 80 CCD 1B, 1 हमारा पूरा हो गया, 1B आ जाता है। ये कहता है दिस सबसेक्शन अलाउज एन एडिशनल डिडक्शन। एडिशनल देखो मैंने कुछ बड़े फॉन्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पूरा 1B ही एडिशनल डिडक्शन की ही बात करता है। दिस सबसेक्शन अलाउज एन एडिशनल टैक्स डिडक्शन ऑफ अप टू, इंटरप्रिटेशन को समझिएगा, अप टू का मतलब है कि 50,000 तक, ये 50,000 की बोल लेना कि ज़बरदस्ती 50,000 की ही देंगे, ये कह रहा है कि अप टू 50,000। अभी उसका इम्पैक्ट और उसका समझ में आ जाएगा। दिस सबसेक्शन अलाउ एडिशनल टैक्स डिडक्शन अप टू 50,000 फॉर कंट्रीब्यूशन मेड टू नोटिफाइड पेंशन स्कीम लाइक NPS। तो ये कह रहा है regardless of whether you have already claimed deduction under section 80 CCD 1, कह रहे हैं कि 80 CCD 1 में तुमने डिडक्शन क्लेम करी और एडिशनल डिडक्शन ले लो 80 CCD 1B में 50,000 रुपये तक की। ओके, मेड टू ए नोटिफाइड पेंशन, जो कि तुमने नोटिफाइड पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूशन करे हैं तो उनके रेस्पेक्ट में और तुम जो है यहाँ पर 50,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हो, ऐसा कहता है सेक्शन 80 CCD 1B। और यहाँ कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ इट ऑलरेडी क्लेम डिडक्शन। इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे नोट ही पढ़ लेते हैं, फिर पूरा यहाँ पर कंक्लूड कर लेंगे। यू कांट क्लेम डिडक्शन अगेन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, अगेन का मतलब दोबारा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट, उस अमाउंट के रिस्पेक्ट में विच, जो कि ऑलरेडी क्लेम है अंडर सेक्शन 80 CCD 1 में। यहाँ पर मेनली कहने का पर्पस इस सेक्शन का ये है कि भैया तुमने जो भी पैसा जमा किया उसका डिडक्शन तुमने 80 CCD 1 में ले लिया। अब 1B कह रहा है कि उसके अलावा जो डिडक्शन वहाँ ले लिया वो तो ठीक है, उसके अलावा वो डिडक्शन मिल जाएगा 1B में 50,000 रुपये तक। पर वो कब मिलेगा, वो तब मिलेगा। हम पूरा क्यों ऐसा, हम छोड़ेंगे क्यों, हम तो सारा 1B में 1 में क्यों ना ले लें। तो 80C कहता है कि 80 CCD 1 की जो लिमिट है वो 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक सीमित है, और हमने मान लो जमा किए हैं 50 से 1.5 लाख से ज़्यादा, तो 1.5 लाख तक तो हम ले लेंगे 80 CCD 1 में, और उसके ऊपर जो डिपॉजिट किया है मैक्सिमम अप टू 50,000 वो हम ले लेंगे 80 CCD 1B में। ओके,
ये सिंपल हो गया यहाँ पर 80CCD1B में। अब एग्जांपल ही पढ़ लेते हैं। इफ़ यू डिपॉजिट 1.5 लाख ओनली, सो एज पर 80C एट सेक्शन 80C लिमिट इज़ 1.5 लाख। 80C बताता है ना कि 80C कई 2-3 सेक्शन है, उनको मिला के बताता है कि 1.5 लाख रुपीज़ तक तुम्हें यहाँ पर डिडक्शन मिल जाएगी। ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है, तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना एक तरीके की। तो कहता है कि 80C कहता है कि लिमिट जो है ना 1.5 लाख रुपीज़ तक है। 80CCD1 में जो तुम्हें लिमिट डिडक्शन मिलेगी वो 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगी, भले ही तुम 1.5 लाख से ज़्यादा क्यों ना वहाँ पर डिपॉजिट करके रखो। ठीक है, तो हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 1.5 लाख से। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD, सो अंडर सेक्शन 80CCD1 यू कैन क्लेम 1.5 लाख डिडक्शन। सही है ना, सही बात है बिल्कुल, कि जो है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCD में हम 1.5 लाख तक ले सकते हैं। 80CCD1 होना चाहिए था, ठीक है ना, 80CCD1 जैसे यहाँ है। सो अंडर सेक्शन 80CCD1 यू कैन क्लेम 1.5 लाख डिडक्शन, हम 1.5 लाख तक ले सकते हैं। बट एज पर सेक्शन 80CCD1B जो अब हम पढ़ रहे हैं, यू कैन क्लेम एडिशनल डिडक्शन, हम एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अप टू व्हाट, अप टू 50,000 इफ़ यू डिपॉजिट मोर देन 1.5 लाख। अगर तुम डिपॉजिट करते हो 1.5 लाख से ज़्यादा, तब 1B में तुम्हें 50 लाख तक डिडक्शन मिल जाएगी, एडिशनल डिडक्शन मिल जाएगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट आगे है, यहाँ पर इंसर्शन हुई है जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 के चलते हुई है, 1 अप्रैल 2026 से इफेक्ट में आएगी। प्रोवाइडेड फर्दर कि डिडक्शन जो है अलाउड होगी जो डिपॉजिट करे गए हैं ऑन द अकाउंट ऑफ ए माइनर टू द अकाउंट ऑफ ए माइनर। माइनर के अकाउंट में भी अगर डिपॉजिट्स करे गए हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट एग्रीगेट अमाउंट जो है डिडक्शन का वो 50 लाख से ज़्यादा, 50,000 से ज़्यादा का नहीं होगा। तो मान लेते हैं कोई पेरेंट्स है और कोई गार्जियन है, उन्होंने यहाँ पर जो है माइनर के नाम पर जो है अकाउंट पर खुलवा कर उसमें उन्होंने जो है कंट्रीब्यूशन करा, उन्होंने यहाँ पर डिपॉजिट करे हैं, तो उनको डिडक्शन मिल जाएगी, बट 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 50,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब कि भैया वो अपने 80CCD1 में तो ले ही रहे हैं 1.5 लाख तक, और अगर वो खुद 81B में ले रहे हैं अपने भी नाम पर तो 50,000 तक मिलेगी, और मान लेते हैं अपने बच्चों के नाम पर भी मिले तो भी कंबाइन होकर ही 50 लाख तक मिलेगी। जैसे एग्जांपल ए है और अपने बच्चे सी और डी के नाम पर कर रखी है, उसने डिपॉजिट करता है वो 50,000 रुपये, तो दोनों का मिला के 1 लाख हो जाता है, लेकिन वहाँ पर फिर भी 50,000 तक का ही डिडक्शन, एडिशनल डिडक्शन मिलेगा 81B में। आगे चलते हैं, सेक्शन 80CCD2। 80CCD2 क्या है, यहाँ पर ये है जो कि तुमको अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन अवेलेबल है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, कुछ एक आधी डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये डिडक्शन उनमें से एक है जो कि 80CCD2 है जो कि अवेलेबल है। कहता है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जो मालिक हैं, जो नौकरों के मालिक हैं, एम्प्लॉयर, ठीक है, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अदर एम्प्लॉयर। ये भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो मालिक, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो मालिक, या अदर एम्प्लॉयर हो, कोई भी किसी प्रकार का प्राइवेट एम्प्लॉयर हो, ठीक है ना, अपने सर्वेंट को, अपने एम्प्लॉयर को, सर्वेंट मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज। कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर एम्प्लॉयर, कोई भी अदर एम्प्लॉयर हो जो कि कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयज़ नोटिफाइड पेंशन अकाउंट में। मतलब कि एम्प्लॉयज़ के जो भी नोटिफाइड पेंशन अकाउंट है, मतलब क्या है कि जो भी सरकार ने, गवर्नमेंट ने नोटिफाइड अकाउंट करे हैं 80CCD के रेस्पेक्ट में कि इनमें डालोगे तो डिडक्शन मिलेगा, तो उन्हीं अकाउंट में, एम्प्लॉयज़ के उन्हीं अकाउंट में डाल रहा है, कंट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, तो डिडक्शन जो है इनके रिस्पेक्ट में भी जो है अलाउ होगी। और कंप्यूटेशन जो है जो है इन द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में डिडक्शन अलाउड होगी। ओके, तो अमाउंट शैल बी अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन। कौन सा डिडक्शन जो है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट शैल बी अलाउड इन द कंप्यूटेशन ऑफ
हिज टोटल इनकम। ओके, टोटल इनकम जब कंप्यूट करेंगे तो डिडक्शन अलाउड हो जाएगी इसके रिस्पेक्ट में भी। आगे डिडक्शन कितनी होगी, सेक्शन 80 CCD2 जो है उसमें डिडक्शन हमको कितनी मिलेगी, तो उसमें देख रहे हैं, उसमें बता रहा है कि डिडक्शन जो होगी लोअर होगी, होल अमाउंट जितना पैसा कंट्रीब्यूशन करा है एम्प्लॉयर ने, और या फिर 40%, और ये रिलेवेंट है नहीं 10% पर, क्योंकि लॉ में इस तरीके से ही यहाँ पर आज भी लिखा हुआ है। सेक्शन 80 CCD जब हम देखते हैं CBDT की वेबसाइट पर, तो वहाँ पर 10% 14% दोनों मेंशन किए गए हैं, और फिर बाद में बताया कि 10% जो है अब नहीं रहा, अब सबके लिए 14% हो चुका है। ठीक है ना, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम जो है उसमें 10% जो है 14% हो चुका है, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में अब भी 10% है। इनका मतलब क्या है तो समझिए, इनका मतलब है कि डिडक्शन 80 CCD2 मतलब कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उस कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में भी डिडक्शन मिल जाएगी, और वो जो है कितनी मिलेगी, होल ऑफ द अमाउंट जितना कंट्रीब्यूशन करा है एम्प्लॉयर ने, या फिर 14%। अगर 14% कब मिलेगी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और 10% प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के केस में 10% होगी कंट्रीब्यूशन, अगर अदर एम्प्लॉय मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर कर रहे हैं। इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, जैसे मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर ने डाले हमारे पेंशन स्कीम के नोटिफाइड अकाउंट में, और 40% हमारा जो है सैलरी इसका 40% आ रहा है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका आ रहा है हमारा 80,000, तो 1 लाख और 80,000 जो लोअर है ऑब्वियसली 80,000 हमारा यहाँ पर डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, और अदर एम्प्लॉयज़ के केस में वो 14% नहीं होगा, 10% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 14% और 10% किस चीज़ का, सैलरी का, ये भी ध्यान रखना, सैलरी का क्या मतलब है हम लास्ट में समझ लेंगे सबसेक्शन 6 में। सैलरी का आगे चलते हैं सबसेक्शन 3, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ विड्रॉल्स फ्रॉम पेंशन अकाउंट अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम्स। अब ये टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, हम विड्रॉल करेंगे तब। इसका कहने का मतलब है कि सेक्शन 80 CCD में डिडक्शन तो मिलते हैं उन अमाउंट के रेस्पेक्ट में जो अमाउंट तुम डिपॉजिट करते हो पेंशन स्कीम्स के पेंशन अकाउंट्स में, और उन अकाउंट्स में जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाइड करें, पर उनसे जब पैसा निकालोगे, जैसे कि NPS नोटिफाइड अकाउंट है, तो जब तुम NPS से पैसा निकालोगे, विड्रॉ करोगे, तब उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सबसेक्शन 3 बताता है। 80 CCD सबसेक्शन 3 कहता है कि व्हेन SSC और या फिर उसका नॉमिनी, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा हो सकता है ना SSC ना रहे, मर जाए, ठीक है ना, उसकी उम्र हो गई, वो चल बसा, तो उसका नॉमिनी निकालेगा, तो नॉमिनी रिसीव करेगा, या फिर SSC खुद रिसीव करेगा, या फिर नॉमिनी रिसीव करेगा मनी फ्रॉम सच अकाउंट अंडर ए पेंशन स्कीम। तो उस अकाउंट से, एक पेंशन स्कीम के अंडर जो भी था, उस अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर रहा है, SSC खुद कर रहा है, नॉमिनी कर रहा है। कब करेगा, जब क्लोजर करा देंगे, ऑप्ट आउट कर लेंगे स्कीम से, ठीक है ना, क्लोजर कर लिया, हम स्कीम से निकल गए, या फिर पेंशन बना लिए, ठीक है, उसने क्या करा है, उसने बोला नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम जो है, जो नेशनल पेंशन सिस्टम मेंटेन करते हैं अथॉरिटी, उनसे बोला कि एन्युइटी प्लान दे दो हमें एक, उनसे कहा, और उन्होंने फिर क्या करा कि एक पेंशन बन गई। एन्युइटी प्लान में होता ही क्या है कि वो 20-20 हज़ार रुपये या 40-40 हज़ार रुपये, जितना भी पैसा तुमने जमा किया था वो टोटल हो गया, बट वो सारा एक बार में नहीं दे रहे हैं, वो 20-20 30-30 हज़ार रुपये कुछ एक अमाउंट जो है फिक्स दे रहे हैं हर महीने, तो वो एन्युइटी बन गई। तो तुमने क्या करा, पेंशन पेमेंट बनवा ली, जैसे कि 15,000 रुपये हर महीने आ रहे मान लेते हैं, या फिर 20,000 रुपये। तो ऐसी पेमेंट दोबारा समझो, या तो तुम्हारे को पैसा रिसीव हो रहा है क्लोजर पर, या तुमने ऑप्ट आउट कर लिया, बंद करा दिया अपना अकाउंट, या फिर तुमको पैसा रिसीव हो रहा है पेंशन के जरिए, मतलब 20-20 30-30 हज़ार रुपये, मतलब ब्रेकअप्स में आ रहा है सारा पैसा। एन्युइटी प्लान, एन्युइटी का मतलब है ना कॉन्स्टेंट अमाउंट तुम्हारे को हर महीने आ रहा है, ठीक है ना। एन्युइटी प्लान तुमने परचेस कर लिया NPS अथॉरिटी से, जहाँ भी तुम्हारा जो भी जिस भी अकाउंट में तुमने जमा किया था, डिपॉजिट किया था, उसमें तुमने NPS उसमें तुमने एन्युइटी प्लान खरीद लिया, और वो तुम्हें
पेंशन के तौर पर पैसा दे रहे हैं हर मंथ। आफ्टर क्लोजर ऑप्टिंग आउट, मतलब क्लोजर के बाद ही होगा ऑब्वियसली, क्लोजर कर लोगे उसके बाद तुम्हारी पेंशन बन जाएगी। तो दो सिचुएशन होगी, या तो तुमने एक बार में सारा पैसा निकाल लिया, मोटा मोटी समझो एक बार में सारा पैसा निकाल लिया, या फिर तुमने पेंशन बनवा ली, धीरे धीरे पैसा आ रहा है। सिंपल सा है बहुत, सारा अमाउंट टैक्सेबल है। होल ऑफ द अमाउंट जो कि ऊपर बताया एक बार में निकालो, या फिर तुम पेंशन निकालो थोड़ा थोड़ा लेते रहो, होल ऑफ द अमाउंट, ठीक है ना। डीम्ड होगा इनकम की तरह, मतलब इनकम मानी जाएगी, डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द एसएससी एंड टैक्सेबल हो जाएगा, कोई इसमें लेना देना कुछ है नहीं, सब टैक्सेबल। प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट रिसीव बाय द नॉमिनी। एक बात और समझिएगा कि हम ये जैसे कि हम बहुत सी बार स्टूडेंट होते तो सब टैक्सेबल का मतलब समझ ही नहीं पाते, सब टैक्सेबल क्या होगा, ये सारा टैक्स में चला जाएगा। हो सकता है किसी को ऐसी हो सके सिचुएशन, तो सारा टैक्स में नहीं जाएगा, जितना पैसा तुमने रिसीव किया है क्लोजर पे, या फिर जितना पैसा तुम्हें पेंशन के ज़रिए आ रहा है, उस पर एक स्लैब लगता है, उस स्लैब के अकॉर्डिंग जो है टैक्स जाता है। और मोटा मोटी एवरेज कर लें तो वो 31% बनता है। तो 30%, अगर 100 रुपये तुमने निकाले हैं, विड्रॉ करें हैं, तो 30 रुपये तुम्हारे टैक्स में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सारा टैक्स में चला जाएगा। होल ऑफ द अमाउंट रेफर्ड टू इन क्लोज ए एंड बी डीम्ड इनकम हो जाएगी, मतलब सब इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल हो जाएगी एक परसेंटेज से। प्रोवाइडेड आगे, प्रोवाइडेड दैट अमाउंट रिसीव बाय द नॉमिनी ऑन द डेथ ऑफ द एसएससी अंडर द सर्कमस्टेंसेज रेफर्ड इन क्लोज ए देन डीम्ड इनकम, नो डीम्ड इनकम ऑफ द इनकम। सिंपल है, अगर यहाँ पर डेथ हो जाती है नॉमिनी इसकी, क्या कहते हैं, जो कंट्रीब्यूशन कर रहा था एसएससी की, तो फिर उस केस में कोई डीम्ड इनकम नहीं है, नॉमिनी को सारा पैसा उसके हाथों में फ्री रहेगा, कोई डीम्ड इनकम नहीं है, सारा का सारा बिना टैक्स के उसके हाथों में रहेगा, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, नो डीम्ड इनकम। सेक्शन 80 CCD 4 ख़त्म करने वाले हैं बस 6 मिनट में। सेक्शन 80 CCD 4 नो डबल डिडक्शन। सिंपल है बड़ा, जब हमने यहाँ पर जो है वेयर एनी अमाउंट पेड और डिपोजिट, जब हमने कोई अमाउंट पे करा, डिपॉजिट करा एसएससी ने, तो वो हमें अलाउ हुआ एज डिडक्शन। हम अंडर सेक्शन 1 और 1B, अंडर सेक्शन 1 में हमें डिडक्शन मिल गई 1.5, 1B में अगर उससे ज़्यादा जमा का रखा है 1.5 लाख से, तो 1B में हमने और 50,000 तक जो है एडिशनल डिडक्शन प्राप्त कर ली। लेकिन नो डिडक्शन, उसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं होगी। विद रेफरेंस टू सच अमाउंट शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू सच अमाउंट, अब जिस अमाउंट के रेफरेंस में हमने डिडक्शन ले ली, उसके अमाउंट के अगेंस्ट हम और कहीं डिडक्शन जो है नहीं मिलेगी। जैसे 80C में, 80C जो है उसके अंदर कई सेक्शन आते हैं, तो उनमें फिर कहीं और डिडक्शन नहीं मिलेगी। एक बार तुमने 80 CCD 1 में या 1B में ले लिया, अब उस जिस अमाउंट के रेस्पेक्ट में लिया था, उस अमाउंट के रेस्पेक्ट में विद रेफरेंस टू सच अमाउंट नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80C। ठीक है, अब भाई तुम ले तो चुके, जो तुमने डिपॉजिट किया था उसके रेस्पेक्ट में तुम डिडक्शन ले चुके, अब क्या उसके रेस्पेक्ट में दोबारा ले लोगे डिडक्शन? ऑब्वियसली नहीं लोगे। वही बता रहे हैं सेक्शन 4 सब सेक्शन 4। इंटरप्रिटेशन एक बार पढ़ लेते हैं। इफ एसएससी हैज़ अवेल्ड द डिडक्शन एज पर 80 CCD 1 एंड और 1B, then he can't claim deduction in section 80C in respect of such amount against which he claimed deduction under section 80 CCD 1 and CCD 1। obviously वही बात है। आगे सब सेक्शन 5 नो डीम्ड इनकम इफ विड्रॉल्स फॉर परचेज ऑफ एन्युटी। कह रहे हैं कि परचेज करने के लिए एन्युटी विड्रॉल्स किए हैं तो डीम्ड इनकम नहीं है। ये तो बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं होता, इंटरमीडिएट के, सी इंटरमीडिएट के, हमने भी नहीं पढ़ा था, आज मैंने ये किया है तो मुझे समझ में आया। अच्छा ऐसा भी है। कह रहे हैं कि डीम्ड इनकम नहीं होगी, डीम नॉट बी हैव रिसीव, मतलब कह रहे हैं कि एसएससी शैल बी डीम नॉट टू हैव रिसीव एनी अमाउंट इन द प्रीवियस ईयर इफ सच अमाउंट इज यूज फॉर परचेजिंग द एन्युटी प्लान द सेम प्रीवियस ईयर। कह रहे हैं कि तुमने जो एनपीएस से पैसा निकाला
ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम का जो अकाउंट है उससे पैसा निकाला, और क्यों निकाला? एन्युइटी प्लान परचेज करने के लिए, फॉर परचेजिंग एन्युइटी प्लान। तो अब जो वो पैसा निकाला तुमने, एन्युइटी प्लान परचेज कर लिया, तो अब जो वो पैसा विड्रॉ करा ना, उसको कह रहे हैं कि वो डीम्ड इनकम नहीं है, नोट टू हैव रिसीव। वो ऐसा मान रहे हैं कि वो रिसीव ही नहीं हुआ, डीम्ड नोट, वो डीम कर रहे हैं कि वो रिसीव ही नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ से तुमने निकाला और दूसरी तरफ तुमने वहाँ उधर दे दिया किसी और को, तो तुम्हारी जेब में तो पैसा आया ही नहीं। तो इसलिए सेक्शन 5 कहता है, सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर एन्युइटी प्लान परचेज करने के लिए यहाँ पर विड्रॉ कर रहे हो ऐसे पेंशन स्कीम के अकाउंट से, या फिर ऐसे नोटिफाइड अकाउंट से जो कि 80 CCD में है, तो वो जो है इनकम नहीं है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो फिर नो टैक्स, इसके ऊपर फिर कोई टैक्स भी नहीं आएगा जब इनकम ही नहीं है। एक्सप्लेनेशन है, किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन है? सैलरी का, जो कि हमने बात करी थी। तो सैलरी का हमने कहीं देखा था कि 10% ऑफ सैलरी है, 14% ऑफ सैलरी है, ठीक है। तो जो 10% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी देख रहे थे ऊपर, उसमें सैलरी का मतलब है जिसके अंदर बेसिक सैलरी तो है इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस ओनली। बेसिक सैलरी, बेसिक प्लस DA, DA भी वो वाला जो कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में DA जो है वो वाला, ठीक है। तो केवल वही वाला DA लेना है और सैलरी लेनी है बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, वो भी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। और बाकी कुछ नहीं आएगा, एक्सक्लूड ऑल अदर अलाउंस एंड परक्विजिट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन सैलरी का कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो वाले लेने हैं डियरनेस अलाउंस, और ये सैलरी का इतना होगा। जैसे मान लेते बेसिक हमारी 80,000 होगी, बेसिक 80,000 होगी, और DA हमारा 12,000 हो गया, और यहाँ पर 92,000 ही सैलरी है, और बाकी परक्विजिट्स मिल रहे हैं, अलाउंसेस मिल रहे हैं, वो सब भी ऐड होते हैं, लेकिन यहाँ पर सैलरी का मतलब 92,000 तक ही होगा, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस, ओके, बेसिक प्लस DA, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्लोज कर रहे हैं। बहुत ही अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार इसको खुद से रीड करिए, कमेंट में पूछ लीजिएगा मेरे से। वैसे मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से सारी चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, और वैसे तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया है। अगर इसको खोल के देखोगे आप, इसको अगर आप खोल के देखोगे CBDT पर अगर इसको खोल के देखोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसमें यहाँ पर सिंपल करके मैंने आपको बता दिया, ओके। तो कमेंट्स में लिखिएगा अगर कोई जो है आपको चीज़ें लगती है कि इसमें रिक्वायरमेंट है कुछ चीज़ें पूछने की, तो कमेंट कीजिएगा। TCCD2, थैंक यू, बाय।